वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिशनल जजेस के बारे में है, हाई कोर्ट के। हाल ही में प्रेसिडेंट ने 28 एडिशनल जजेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट किया है। एडिशनल नाम से ही स्पष्ट है, मतलब ये एक्स्ट्रा है। प्रेसिडेंट एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत। ऐसा तब किया जाता है जब या तो काम अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया हो या काम बहुत ज्यादा पेंडिंग हो, लेकिन ऐसे जजेस 2 साल से अधिक समय के लिए अपॉइंट नहीं किए जा सकते। यहां पर प्रेसिडेंट नियम के हिसाब से जो व्यक्ति क्वालिफाइड है उन्हें एडिशनल जजेस के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिंग जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है। एक्टिंग जजेस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी की जगह पे एक्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा जज है हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस की जगह पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर चीफ जस्टिस अपना पद छोड़ देता है तो फिर किसी एक जज को उसका काम दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इस जज की जगह तो खाली हो जाएगी, तो वहां पर किसी एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई जज अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उसे चीफ जस्टिस का काम सौंप दिया गया है, तो उसकी जगह पे एक एक्टिंग जज आ जाता है। वो जो एक्टिंग जज होते हैं वो तब तक अपने पद पे रहते हैं जब तक वो जज जिसकी जगह पे वो काम कर रहे हैं वो अपना ऑफिस रिज्यूम ना कर ले। चाहे वो एडिशनल जज हो या फिर एक्टिंग जज हो, वो 62 साल से अधिक उम्र पूरा कर लेने के बाद अपने पद पे नहीं रह सकते, बिकॉज दैट इज द एंडिंग एज या रिटायरमेंट एज होती है हाई कोर्ट के जजेस की। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ का। इंडिया के जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू निकाला गया था, उन्हें ही अब एज ए एमएलए भी मिजोरम में डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब बात यह कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। एंटी डिफेक्शन लॉ वो लॉ है जो 1985 में जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा लाया गया था। ये जो लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं इलेक्शन के बाद ताकि उनको मिनिस्ट्री की बर्थ मिल पाए या उनको पैसे दे दिया जाए, हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए। और ये 10 शेड्यूल खुद ब खुद उसने एक नया शेड्यूल ही ऐड किया था जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन के लॉज आते हैं। इसके अंदर 3 तरह के जो टाइप्स ऑफ मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। एक जो मेंबर किसी पार्टी से इलेक्ट होकर आए हैं, दूसरे जो इंडिपेंडेंट है, तीसरे जो नॉमिनेटेड हैं। तो जो किसी पार्टी टिकट पे आए हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टी से आए हैं और खुद ब खुद अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ के दूसरी पार्टी में ऐड हो जाते हैं, या फिर जब विप आती है उसकी किसी पार्टी की उसके खिलाफ जाके वोट करते हैं कि पार्टी ने ऐसा कहा है कि यहाँ वोट करो इसके पक्ष में, लेकिन बिल के खिलाफ वोट कर देते हैं, तो तब उसको आप डिफेक्शन में गिनते हैं और उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने 15 दिन पहले ही परमिशन ली हुई है कि वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, तब उनको वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ पार्टी हैं उनको पार्टी की लाइन के हिसाब से ही वोटिंग करनी होती है और वो खुद ब खुद पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर वो डिफेक्शन में आते हैं। तीसरी बात है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो नॉमिनेशन होने के 6 महीने बाद किसी पार्टी के मेंबर बनते हैं या किसी पार्टी के मेंबरशिप ले लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब अगर एक्सेप्शंस की बात करें कि जहाँ ये मान्य नहीं होगा डिफेक्शन, उसमें केस में क्या है कि मान लीजिए आपकी पार्टी है जिससे आप चुन के आए वो किसी और पार्टी में जाके मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई शिवसेना से चुन के आया वो बीजेपी में जाके मर्ज हो गई पार्टी, तो आप जब उस मर्जर के बाद कोई नई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेंगे तब भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आप बोलेंगे भाई ये मर्जर इलीगल है, मैं इसमें मर्जर में शामिल नहीं होना चाहता, आप रिजाइन कर लें, तब भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। यानी आप एज अ सेपरेट ग्रुप भी रह सकते हैं, आप नई पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगा जब कम से कम 2/3 मेंबर जो है उस पार्टी के एग्री कर रहे हैं कि वो मर्जर हमें करना है। ठीक है, 2/3 से कम लोग अगर मर्जर करने गए तो वो पार्टी मर्जर नहीं माना जाएगा, वो टोला जाएगा कि वो विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर जब कोalition गवर्नमेंट बनती है तो वो प्रयास करते हैं कि 2/3 से ज़्यादा लोग, ज़्यादा जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाएं, क्योंकि तब उसको गिना जाएगा कि भाई वो पार्टी हमारे साथ मर्ज हो गई रादर देन कि वो पार्टी छोड़ के हमारे साथ आए हैं। ठीक है, तो ये हो गई एंटी डिफेक्शन की कहानी। इसके अलावा खास बात यह है कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है या एब्सेंट हो जाता है, तो अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है तो वो 2 केस में डिस्क्वालीफाई नहीं होते। एक, अगर उसने पार्टी से पहले परमिशन ले रखी है, या फिर 15 दिन के अंदर जो पार्टी है उसने बोल दिया भाई ठीक है कोई बात नहीं आप कर लो एब्सेंट, वो उसको कंडोन कर देता हूँ। तो ये हो गई कहानी एंटी डिफेक्शन की। अब कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? जो हाउस का जो स्पीकर है या चेयरमैन है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो डिसाइड करे डिस्क्वालीफाई किसको करना है या नहीं करना है। तो अगर कंप्लेंट मिलती है चेयरमैन को या स्पीकर को, जिस भी हाउस से वो सिलेक्ट होकर आया है उस हाउस से, फॉर एग्जांपल लोकसभा है तो लोकसभा, राज्यसभा है तो लोकसभा, वहाँ के जो चेयरमैन या स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कंप्लेंट के बाद कि भाई वो क्या करना है।
और ये जो डिसीजन है इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट में आप जा सकते हैं इसके विरोध में कि भाई ये आर्बिट्री अगर लिया गया है तो। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे। वहां पर उन्होंने कहा इस पिटीशन के दौरान कि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 की रेमेडी अवेल करने के लिए फाइल करने से पहले हाई कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच किया गया। अगर हर कोई आर्टिकल 32 की रेमेडी अवेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के केसेस पाइल अप हो जाएंगे, फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ताकि वो डिस्करेज कर सकें कि हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को ना अप्रोच करने लग जाए। अब यहां पर देखिए ये केस था एक केरला के जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन का, जिनके ऊपर आरोप था कि हाथरस केस के बाद वो केरला से उत्तर प्रदेश आए कास्ट बेस्ड वायलेंस को भड़काने के लिए, जहां रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर यूएपीए के तहत केस फाइल कर दिया गया। अब हाथरस केस में देखिए एक 19 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना आई थी, जिसके कुछ समय बाद उस बच्ची की मौत भी हो गई थी। आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट है जो हर व्यक्ति को इंडिया में मिलता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रावधान करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 रिट्स जारी करने का अधिकार देता है ताकि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सके। 5 तरीके के रिट जो कोर्ट है वो जारी कर सकता है। पहला है हैबियस कॉर्पस। अगर किसी व्यक्ति को, ये देखिए पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है या रॉन्गफुल अरेस्ट है, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, जिसमें ट्रेवल टाइम कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो अगर ऐसा नहीं किया गया है तो हैबियस कॉर्पस का रिट जारी किया जाता है। मैंडेमस का रिट तब जारी किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट को या फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको डायरेक्ट करते हैं कि वो अपनी स्टैच्यूटरी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करें। क्यों वारंटो, यानी कि किस हक से। जब कोई व्यक्ति वो काम कर रहा होता है जिसके लिए वो ऑथोराइज नहीं है तो फिर उनसे ये सवाल किया जाता है क्यों वारंटी की तरह कि वो किस अधिकार से इस ऑफिस पर ये काम कर रहे हैं। प्रोहिबिशन में ये होता है कि किसी जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को उनकी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से या कंटिन्यू करने से रोक दिया जाता है कि आपने जो काम किया बस वहीं पर रुक जाइए, इसके आगे हम देखेंगे। सर्शियोरी में ये होता है कि अगर कोई जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई जजमेंट या ऑर्डर पास कर चुकी है तो उसे री एग्जामिन किया जाता है कि ये सही था या गलत था। यही मेन डिफरेंस है सर्शियोरी में और यहाँ पर प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन में केस को बीच में ही रोक दिया जाता है, इश्यू को बीच में ही रोक दिया जाता है, जबकि सर्शियोरी में केस खत्म होने के बाद की बात होती है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, जबकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन ग्रांट करता है। आर्टिकल 32 काफी सिग्निफिकेंट है। बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसे सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में भी इस बात को अफर्म किया था कि ये गारंटी करता है कि सुप्रीम कोर्ट रेमेडी प्रोवाइड करवाएगा अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट के चैनल से होकर आइए, वहां की रेमेडी एक्सप्लॉइट कर लीजिए, तब आप हमारे पास आइए। देखिए रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का थोड़ा सा डिफरेंट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है वो लीगल राइट्स के केसेस में भी रिट जारी कर सकता है। मतलब यहां पर हाई कोर्ट का जो अधिकार है वो ज्यादा वाइडन है। टेरिटोरियल वाइडनेस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए ही, जहां पर वो है वहीं पर जहां उनका क्षेत्राधिकार है वहीं के लिए केवल रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए रिफ्यूज नहीं करेगा अंडर आर्टिकल 32, जबकि ऐसा कोई कंपल्शन हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है, ये उनके ऊपर डिस्क्रिशनरी है और वो ऐसा करने से मना भी कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी गूगल के खिलाफ जो अपनी वो डोमिनेंट कंडीशन का मिसयूज कर रहे हैं अपने पेमेंट ऐप को प्रमोट करने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन या प्रोब स्टार्ट कर दिया है। नोटिस उन्होंने काफी पहले दे दी थी। आरोप यह है कि चूंकि गूगल एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, ज्यादातर लोग गूगल पर ही सर्च करते हैं अगर उन्हें कुछ सर्च करना है, या प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं कुछ डाउनलोड करना है, तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, टेक जाइंट्स हैं, उनका यह मानना है कि गूगल जब भी कोई व्यक्ति किसी पेमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रयास करता है या एक्सेस करने का प्रयास करता है
तो वो गूगल पे को सबसे पहले ऑप्शन में देते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इससे कंपटीशन डाइल्यूट हो रहा है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया था और अभी वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था। उद्देश्य यह है कि कंपटीशन के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कंपटीशन को डाइल्यूट कर रही है तो वो कार्रवाई करेंगे। इसमें एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है। काम तो यह है किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को रोकना जिससे कंपटीशन प्रभावित हो रहा है, कंपटीशन को प्रमोट करना, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और पूरे मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनकी फ्रीडम बनी रहे, इस चीज को इंश्योर करना। कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में बात करें तो ये मॉडर्न कंपटीशन लॉ पर बेस्ड है, जहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि वेरियस कंपनीज कॉम्पिटिटिव वे में अपना काम करती रहें। कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अगर है तो उसे रोकेगा। अगर दो कंपनीज आपस में मिल जाएं और कहें कि हम पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। ये कैसे भी कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एक्विजिशन, एक्वायरिंग, मर्जर। अगर कुछ कंपनीज आपस में मिल रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि कंपटीशन डाइल्यूट होगा, बाकी के जो छोटे प्लेयर्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर चेक्स एंड रेगुलेशंस लगा देता है। अगला आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। मुद्दा ये रहा कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन गई। इस पिटीशन में उनसे ये बोला गया कि कई सारे लेजिस्लेटर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं, केस चल रहे हैं, लेकिन वो पद पर बने हुए हैं, उनके केसेस बहुत लंबे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड हायर मोस्ट जज थे उन्होंने इस पर अपनी बात रखते हुए ये बोला कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की आवश्यकता है ताकि हम ऐसे केसेस को जल्दी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। अब यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी हैं उन्होंने सीजीआई को एक लेटर लिखते हुए ये बोला कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो रूलिंग पार्टी के प्रभाव में आकर अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का प्रयास कर रहा है। अब मुद्दा ये निकल के आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी जैसे कि चीफ मिनिस्टर वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं या आरोप लगाते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बेसिक आइडिया है जिसके तहत अगर कोई कोर्ट की बात नहीं मानता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसे पनिश किया जा सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला जिससे कोर्ट की डिग्निटी और अथॉरिटी कम होती है या वो कोर्ट के जस्टिस को डिलीवर होने में इंटरफेयर करता है तो भी उसके लिए उसे पनिश किया जा सकता है। इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में अगर कोई जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर को ना माने, जजमेंट को ना माने, तो सिविल ब्रीच माना जाएगा विलफुली। क्रिमिनल में अगर वो कुछ लिखे बोले ऐसा जिससे कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज किया जाए, उनके अथॉरिटी को कम किया जाए या उनके जजमेंट के प्रोसीजर में इंटरफेरेंस किया जाए, तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। आर्टिकल 129 एंड 250 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके वायलेशन के लिए, उनके वर्डिक्ट्स के वायलेशन के लिए पनिशमेंट का राइट देता है। जो सेक्शन 10 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 का, वो हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, उनके वर्डिक्ट्स को नहीं मानता, तो वो उसके लिए भी पनिश कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जैसे कोई कुछ बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल के पनिश कर रहे हैं, तो कोई बोल सकता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देखिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और ये हम लगाएंगे। अगला आर्टिकल ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के बारे में है। इंडिया को 77th पोजीशन मिली है। इंडिया को स्कोर दिया गया है 45 का 2020 के इस रिस्क इंडेक्स में। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब एक बिजनेस गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में आता है तो ब्राइबरी के चांसेस कितने ज़्यादा रहते हैं, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइबरी या घूस ली या दी जाती है। इसे ट्रेस की तरह रिलीज किया जाता है जो कि एक एंट्री ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये 194 कंट्रीज, टेरिटरीज, ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस रीजन्स को कैलकुलेशन में लेता है। 4 फैक्टर्स को ध्यान में रख के इवैल्यूएशन किया जाता है। बिजनेसेस कितने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, एंटी ब्राइबरी के लिए लॉज या डिटरेंस कितना बढ़िया क्रिएट किया जाता है, गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज के बीच में ट्रांसपेरेंसी कितनी बढ़िया है बिजनेसेस को हैंडल करने को लेकर, सिविल सोसाइटी की ओवरसाइट कितनी बढ़िया है, मीडिया का रोल कितना अच्छा है ब्राइबरी को काउंटर करने को लेकर। इन सभी पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। जो लोवेस्ट ब्राइबरी रिस्क है वो डेनमार्क में पाया गया है। उसके बाद नंबर नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड का है। इंडिया की रैंक 77 है 2020 में। 2019 में ये रैंक 78 थी। इंडिया ने चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की तुलना में बढ़िया परफॉर्म किया है। और जो सबसे ज्यादा रिस्क ब्राइबरी का देखा गया है वो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में देखा गया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में है। हाल ही में जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि शेड्यूल और क्वेश्चनियर तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए तैयार कर लिया गया है एनपीआर के लिए,
वो फाइनलाइज किया जा रहा है कुल मिलाकर। लेकिन 2021 का सेंसस फर्स्ट फेज का कब से स्टार्ट होगा, इसका हमारे पास कोई अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। देखिए, जो एनपीआर का डेटा है वो उसके साथ ही गैदर किया जाता है जब सेंसस होता है। हालांकि सेंसस और एनपीआर का डेटा दोनों डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, लेकिन चूंकि काम सिमिलर होता है तो एक साथ ही कर लिया जाता है, नहीं खर्चा डबल हो जाएगा। एनपीआर देखिए एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इंडिया में रह रहे यूजुअल रेसिडेंट का डेटा गैदर किया जाता है। कौन कौन है इंडिया में जो इंडिया का यूजुअल रेसिडेंट है? यूजुअल रेसिडेंट सामान्य रहवासी उसे कहा जाता है, या रहने वाला व्यक्ति जो कम से कम 6 महीने से एक पार्टिकुलर प्लेस पर लोकल एरिया में रह रहा हो। वो इंडियन भी हो सकता है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है। एनपीआर का डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम 2010 में कलेक्ट किया गया था और बाद में इसे 2015 में अपडेट भी किया गया था। देखिए यहाँ पर जो भी लोकल लेवल पे लोग रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे लोगों का डेटा गैदर किया जाता है। इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जब इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उस अमेंडमेंट का नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। उस दौरान ये कहा गया था कि हम एक एनपीआर करेंगे, एक एक्सरसाइज, जिसमें जो भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनका डेटा गैदर करेंगे और उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे। ये हर यूजुअल रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो अपना नाम एनपीआर में इंक्लूड करे। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली आइडेंटिटी डेटाबेस प्रिपेयर करने की बात की जा रही थी। यूजुअल रेसिडेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी एरिया में 6 महीने से रह रहा हो या उससे अधिक समय तक रहने का प्लान रखता हो। अगला आर्टिकल है वो गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में है। एक्चुअली में हुआ ये है कि कुछ लोग हैं जो 20 साल से सजा में हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके असैसिनेशन में उन्होंने 2 साल पहले गवर्नर के पास पार्डनिंग प्ली डाली थी कि हमारी सजा को माफ़ कर दीजिए, लेकिन गवर्नर उसे एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड ये बताया गया कि चूंकि एक लार्जर इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीबीआई के द्वारा तैयार किए गए एक मैकेनिज्म के माध्यम से, तो चूंकि अभी तो प्रोब चल ही रहा है, अभी हम पता कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 20 साल से ये जो प्रोब है वो चल रहा है, तो अभी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं किसी की पार्डनिंग प्ली को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये क्लियर किया है कि देखिए भाई, आपका जो केस चल रहा है वो तो 20 साल से चल रहा है और हो सकता है अभी और भी चले, क्योंकि आप बड़ी कॉन्स्पिरेसी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी कई सारे देशों में फैली हो सकती है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे कि श्रीलंका और यूके भी। तो आप वो अपना देखते रहिए। इन बिटवीन अगर किसी व्यक्ति ने पार्डनिंग प्ली डाली है तो आप उसे एड्रेस करिए। पार्डन करना है नहीं करना है दैट्स ओके, लेकिन आप एटलीस्ट उसे देखिए कि उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को पार्डनिंग पावर देता है। पार्डनिंग पावर कई तरीके की होती है, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, रिमिट और मतलब रिमिशन और कम्यूट, ये 5 तरीके के जो पार्डनिंग है वो की जाती है अगर ऐसे लॉ को वायलेट करके पनिशमेंट दी गई है जो कि स्टेट के एम्बिट में आता है, एरेना में आता है। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पार्डन क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है सजा को पूरी तरीके से माफ कर देना, उसके बाद वो नॉर्मल सिटीजन हो जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि हम टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज कर देते हैं। पहले कोई हार्श पनिशमेंट दी थी, जैसे डेथ पेनल्टी दी थी, कम्यूट करके उसे बोला आजीवन कारावास ले लो। रिप्रीव का मतलब ये होता है कि डिले अलाउ कर देते हैं, फांसी की सजा देनी है तो देनी है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास प्ली करना है अपनी फांसी को कि शायद वो माफ कर दें। तो वो प्ली कर रहा है, तब तक आपने फांसी चढ़ा दिया, तो माफी कैसे मिलेगी? तो रिप्रीव दे दिया जाता है, मतलब डिले कर दिया जाता है कि जब तक आपका केस वहां पर प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास है, तब तक हम आपको फांसी नहीं देंगे। दैट इज रिप्रीव। रिस्पाइट का मतलब ये होता है कि जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है उसका क्वांटम रिड्यूस कर दिया जाता है। किसी स्पेशल केस में सजा को थोड़ा लाइट कर दिया जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी या मेंटल कंडीशन किसी की खराब है तो सजा को थोड़ा हल्का बना देते हैं, उतना नहीं देते जितना नॉर्मली दिया जाता है। रिमिशन का मतलब यह है कि पनिशमेंट के क्वांटम को चेंज कर देते हैं, नेचर चेंज नहीं करते। 20 साल की सजा दी थी, वो भी रिगरस, मतलब काम वाम करवा के, लेबर करवाने के साथ, तो उसको 20 साल से 10 साल कर देंगे। ऐसा नहीं कि 20 साल की सजा दी थी या फांसी की सजा दी थी तो उसके बाद उसको बदल कर आजीवन कारावास में कर दिया, तो उसको रेमिशन नहीं बोलेंगे। रेमिशन में होता है कि नेचर ऑफ पनिशमेंट सेम होता है, केवल उसके क्वांटम को, उसकी जो ग्रेविटी है उसे कम कर दिया जाता है। वो पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में है। विंटर सेशन पार्लियामेंट का अभी नवंबर में लास्ट वीक में स्टार्ट होने वाला था, बट लग नहीं रहा है कि स्टार्ट हो पाएगा, बिकॉज कोविड-19 के केसेस हाल में दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं कि वो जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं समय समय पर उनके सेशन को समन कर सकते हैं। समन करने का मतलब होता है आदेश देना, ठीक है। जो मैक्सिमम गैप है बाई कॉन्स्टिट्यूशन 2 सेशंस के बीच में, वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। मतलब साल में कम से कम 2 सेशंस तो होने ही चाहिए। यद्यपि इंडिया में 3 सेशंस होते हैं। जो फर्स्ट सिटिंग होती है हाउस की, उसके बाद जो प्रोरोगेशन होता है, जिसके बाद सेशन को फॉर्मली एंड कर दिया जाता है, उसके बीच जो भी सेशंस होते हैं, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उन्हें कंबाइनली सेशन कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सेशन कहा जाता है।
3 सेशन जो होते हैं, पहला है बजट सेशन, फरवरी से मई के बीच में होता है, दूसरा मानसून सेशन जुलाई से सितंबर के बीच में, और तीसरा विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में। बट ये डिले हो रहा है। देखिए, जो पीरियड होता है प्रोरोगेशन और उसके बाद जो नया सेशन लगता है उसके बीच में, उसे रेसेस कहा जाता है, अवकाश कहा जाता है। मतलब एक सेशन जो यहाँ पे खत्म हुआ तो वहां पर प्रोरोगेशन के माध्यम से इसे खत्म किया जाता है और फिर नया सेशन यहाँ पर शुरू होता है। तो ये पूरा बीच का पीरियड जो है वो रेसेस कहा जाएगा, अवकाश कहा जाएगा। सेशन के टर्मिनेशन के बारे में कुछ मैकेनिज्म्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन और रिजोल्यूशन। इन सभी माध्यमों से जो सेशन है उसे एंड किया जा सकता है। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई में डिफरेंस ये होता है कि देखिए, एडजर्नमेंट जो होता है वो एक पार्टिकुलर सिटिंग को एंड करता है, मतलब जो आज की सिटिंग है वो समाप्त हो जाएगी। अगर सिटिंग कब तक के लिए एंड हुआ है ये बता दिया जाए तो उसे एडजर्नमेंट कहते हैं। लेकिन सिटिंग को अनलिमिटेड समय के लिए अगर एंड कर दिया जाए तो उसे एडजर्नमेंट साइन डाई कहा जाता है, मतलब कब दोबारा सिटिंग बैठेगी ये पता नहीं है। प्रोरोगेशन के माध्यम से पूरा सेशन ही खत्म कर दिया जाता है, मतलब ये डिफरेंस आएगा, एडजर्नमेंट में सिटिंग खत्म होती है जबकि प्रोरोगेशन में पूरा सेशन खत्म हो जाता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो फिर तो वो हाउस का जो लाइफ है उसे ही टर्मिनेट कर देता है। लेकिन चूंकि जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है तो वो डिसोल्यूशन में नहीं आता। डिसोल्यूशन केवल लोकसभा का हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वापस से चुनाव होंगे, क्योंकि फिर लोकसभा भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रोरोगेशन जब होता है तो प्रेसिडेंट इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भाई अब हम सेशन प्रोरोग कर रहे हैं, अब इसे खत्म करो। ये यूजुअली तब किया जाता है जब सेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जब नोटिफिकेशन मिल जाती है प्रोरोगेशन की तो फिर वो एडजर्नमेंट साइन डाई डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब अब सिटिंग खत्म, दोबारा कब रिज्यूम होगी ये नहीं बताएंगे। प्रेसिडेंट यद्यपि सेशन के बीच में भी प्रोरोग कर सकते हैं, यूजुअली वो कंप्लीट होने के बाद करते हैं, बट बीच में भी कर सकते हैं। रिजोल्यूशन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है तो नहीं हो सकता। ये हाउस की लाइफ को एंड कर देता है, मतलब फिर से इलेक्शन होंगे। प्रेसिडेंट एम्पावर्ड हैं कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रगति के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में 33rd प्रगति मीटिंग को अटेंड किया, चेयर किया। प्रगति है क्या? प्रगति का नाम ही आपको पता होगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जिसका पूरा नाम है। ये एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, टेक्नोलॉजी लेड व्हीकल है। जो करता क्या है, ये जो पीएम है इंडिया के, वो पीएमओ के साथ मिलके और देश भर के अलग अलग जो सेक्रेटरीज हैं, जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, जो समस्याएं लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट के पास, उस पर लेकर प्राइम मिनिस्टर पीएमओ डायरेक्टली बात करते हैं इन लोगों से। और ये नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो एनआईसी के तहत चलाया जाता है, तो इसका काम क्या? इसका काम है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनना और मॉनिटर करना कि भाई क्या, कहाँ, कौन सी जो सेक्रेटरीज हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। तो 3 टायर सिस्टम है इसके अंदर। पीएमओ होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। तो वो उनको पूरा बायोडाटा देते हैं, मंथली इंटरेक्शन होता है। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बनती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोग, और इसमें डेटा और जियो इन्फॉर्मेशन विजुअल यूज़ किए जाते हैं कि भाई कौन सी स्कीम कितनी लॉन्च हुई, क्या प्रॉब्लम्स जो लोगों की रही है उसको सॉल्व करने में वो कितना सफल रह पाए हैं। तो ये पीएम के सामने इश्यूज रेज किए जाते हैं, जो डेटाबेस है पब्लिक ग्रीवांसेस का लेके कि भाई ये प्रोग्राम चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो डायरेक्टली 1-to-1 मॉनिटरिंग करते हैं पीएमओ के ऑफिस से भी, और पीएम भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो एक अच्छा तरीका है आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का। आर्टिकल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के बारे में है। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने एक इंडेक्स जारी किया विद द नेम पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। इसे रिलीज किया जाता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। ये एक प्रकार का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके राइट नाउ हेड हैं के कस्तूरी रंगन जी। ये हमारे इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो ये रैंकिंग गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बेसिस पर देते हैं, मतलब कौन सा स्टेट गवर्नेंस की फील्ड में कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और उसके लिए ये 3 बेसिक पिलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस और जस्टिस कितनी ज़्यादा है गवर्नेंस में, प्रशासन में। ग्रोथ, वो ओवरऑल कितनी ग्रोथ इंश्योर कर रहा है। और सस्टेनेबिलिटी यानी कि सततता। इन तीनों पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके ये किसी भी स्टेट को रैंक करते हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरीज डिसाइड कर रखी हैं, लार्जर स्टेट्स कैटेगरी, स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी और यूनियन टेरिटरीज। वैसे इन्होंने स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी में दिल्ली को भी ले लिया है, यद्यपि दिल्ली एक यूटी है। लार्जर स्टेट्स कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो सबसे बढ़िया गवर्नेंस है वो केरला का है, और जो सबसे खराब गवर्नेंस है वो उत्तर प्रदेश का है। बढ़िया स्टेट्स की रैंकिंग में टॉप में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है, 1 to 4 रैंक में। और बिल्कुल नीचे से अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार का नंबर है। स्मॉलर स्टेट्स में अगर हम बात करें तो गोवा को 1st रैंक पे रखा गया है, और सबसे खराब परफॉर्मेंस मणिपुर का है। देन दिल्ली, उत्तराखंड, ये कुछ वर्स्ट परफॉर्मर्स है। यूटीज में बात करें तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस चंडीगढ़ का है, जबकि सबसे खराब दादर एंड नगर हवेली का है।
तो ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में स्टेट्स की रैंकिंग हमने उनके गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बेसिस पे देख ली। हमारा अगला आर्टिकल स्टार कैंपेनर के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ने अभी कांग्रेस के एक लीडर को जो स्टार कैंपेनर का दर्जा दिया गया था पार्टी के द्वारा, उसे छीन लिया है, खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कई बार वायलेट किया। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे उन्हें माफिया बुलाया और भी कई सारे उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन किए। बिकॉज ऑफ दिस ये किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब स्टार कैंपेनर होता कौन है? देखिए, स्टार कैंपेनर हर पार्टी में होते हैं जिन्हें पार्टी स्टार कैंपेनर का दर्जा देती है। पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और उन्हें कुछ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी जाती हैं कि यहाँ पे आप जाके कैंपेन करिए। वैसे तो स्टार कैंपेनर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ना तो लॉ के तहत और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई डेफिनेशन बनाई है। बस कैंपेनिंग करने के लिए हर पार्टी को कह दिया जाता है कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दीजिए, तो वो अपनी लिस्ट दे देते हैं कि ये हमारी तरफ से स्टार कैंपेनर होंगे। ऐसी लिस्ट जारी करने का मतलब क्या होता है, फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा ये मिलता है कि हर जो इंडिविजुअल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है उसके एक्सपेंडिचर की एक लिमिट होती है 70 लाख तक की, जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, और 28 लाख करके स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। लेकिन जो स्टार कैंपेनर होता है वो इन जनरल पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक कैंपेनिंग वो नहीं कर रहा होता है। यद्यपि कैंपेनिंग तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही होगी, बट वो इन जनरल कैंपेनिंग कर रहा होता है पार्टी के लिए। तो उसके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वो जनरल कैंपेनिंग के लिए होता है और पार्टी का कोई एक्सपेंडिचर होता नहीं है किसी भी इलेक्शन में। ये हमने इसके पहले भी एक आर्टिकल में डिस्कस किया था। अगर हम रिवाइज नॉर्म्स की बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो स्टार कैंपेनर की संख्या पार्टीज के लिए दी जाती थी वो कम कर दी गई है। पहले एक पार्टी अपनी तरफ से 40 स्टार कैंपेनर के नाम बता सकता था, लेकिन अब इस संख्या को घटा के 30 कर दिया गया है। और जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनके लिए पहले स्टार कैंपेनर्स की संख्या 20 हुआ करती थी, उसे घटाकर 15 कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन जारी करता है हर पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करने के लिए। उद्देश्य ये होता है कि कुछ नियमों को इस तरीके से उनका पालन किया जाए कि सभी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले, किसी को ज़्यादा एज ना मिले। आर्टिकल 324 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन शेड्यूल के शुरू हो जाने से जो रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उसकी डेट तक ये लगा रहता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकें और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सके। लॉ के द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि इसके पीछे कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं होती, लेकिन एमसीसी में कुछ ऐसे प्रावधान भी होते हैं जिनको इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत भी रेगुलेट किया जाता है। मतलब कि इनके वायलेशन पे इन प्रावधानों के तहत पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अगला आर्टिकल जो है वो है जो बिहार इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर्स दोबारा नीतीश कुमार को नियुक्त किया गया है और ये चौथी बार लगातार वो सीएम बन रहे हैं बिहार के। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली रिवाइज करना कि भाई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है। सबसे पहली बात, चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किस आर्टिकल के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है? तो आर्टिकल 164 के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है, जिसके हिसाब से कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, उनमें एक चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि गवर्नर को एडवाइज करेंगे और एड करेंगे किस चीज़ में? गवर्नर। चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है? जनरल इलेक्शंस के बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है और वो गवर्नर के पास उनका नाम भेजती है और उनको गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। इसमें क्लॉज ये है कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो जो गवर्नर है वहाँ की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं फॉर्मली जाके कि भाई आप आइए गवर्नमेंट बनाइए, दिखाइए आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। तो अगर उनके पास मेजॉरिटी होगी तो उनकी गवर्नमेंट रहेगी। खास बात यह है कि जो टेन्योर होता है चीफ मिनिस्टर का वो होता है अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर, लेकिन वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कि वो मेजॉरिटी के लीडर हैं स्टेट असेंबली में। तो ये सब बेसिक बातें हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ी ही होंगी, ज़रा इस पर डिस्कस करने का भी की ज़रूरत नहीं है। करंट के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल के थ्रू काम करते हैं, गवर्नर किस केस में उनको डिसमिस कर सकता है और स्टेट और क्या क्या प्रोसीजर है
जिसके तहत गवर्नर को वो सहयोग करते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, वो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, वो गवर्नर को कम्युनिकेट करते हैं क्या क्या हाउस में चल रहा है, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्ट करते हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके वो रिकमेंड करते हैं कि क्या कब रिजोल्यूशन होना चाहिए जो असेंबली है उसका, और या जो भी एडवाइजरी गवर्नर को मिलती है रिगार्डिंग कब सेशन होल्ड होगा, कब सेशन नहीं होगा, या कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो सब काम चीफ मिनिस्टर का होता है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अगला आर्टिकल वो इंपॉर्टेंट है, वो है RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसका हिस्सा भारत भी पहले होने वाला था लेकिन भारत ने बाद में मना कर दिया था, और हाल में ये एग्रीमेंट साइन हो गई है आसियान और 5 देशों में मिलके। तो पहले ASEAN + 6 कंट्रीज थी जो इसमें हिस्सेदारी लेने वाली थी, जो लोग शुरू से इसको नेगोशिएट कर रही थी। यानी ये ASEAN+ ग्रुप का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत आसियान की 10 कंट्रीज़ और 6 अलग कंट्रीज़ थी, जिनमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया थी। यानी यहाँ पर एक इंडिया प्लस थी, जो कि इंडिया भट गई क्योंकि इंडिया ने RCEP ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो अभी जो ट्रेड ब्लॉक बना है उसका नाम है RCEP, यानी आसियान और इन 5 देशों का ट्रेड ग्रुप है, जिनमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इस ग्रुप में लगभग 30% ग्लोबल GDP में हिस्सेदारी है, और ये अभी तक की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो हुई है दुनिया में कहीं। क्यों हुई है भाई ये ट्रेड एग्रीमेंट? इसका काम है कि ऑब्वियसली ट्रेड को बढ़ावा देना। अब ट्रेड को बढ़ावा कैसे देंगे? ट्रेड को बढ़ावा तभी दिया जा सकेगा कि जब बॉर्डर्स थोड़े ज़्यादा ओपन हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो गुड्स को मूव करने में। यानी आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, जिसके तहत आप इजीली रीजनल ट्रेड कर पाए, इन्वेस्टमेंट इजीली मूव कर पाए। इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए भाई? एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। रूल्स अगर आसान होंगे, टैरिफ ज़्यादा नहीं होगा, तो इजीली लोग आपस में ट्रेड कर पाएंगे, और यही इनका काम है। ये अलाउ करता है कॉमन सेट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्वालिटी ऑफ टैरिफ रिडक्शन। इसके अलावा आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको सेफगार्ड करने की बात आ गई। फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-कॉमर्स या प्रोफेशनल सर्विसेज में एक कॉमन या एक कॉमनली रीच्ड एग्रीमेंट के तहत काम किया जाएगा इन सभी मार्केट्स में। अब इससे भारत के लिए क्या समस्या थी? अब देखिए, जब भी आप बात करें कि एक टैरिफ रिडक्शन की बात आएगी, तो ऑब्वियसली उस देश से जो सामान इंपोर्ट होगा उसके ऊपर कोई आप विशेष कर नहीं लगाएंगे, वो चीज़ें सस्ते दरों पर आपके मार्केट में आ जाएंगी। पर इंडिया का कहना था कि चाइना जैसा मार्केट जो बहुत सस्ते दरों पर डंपिंग करता है चीज़ों की दूसरे देशों में, क्योंकि उसकी चाइना के पास एक लंबी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ बहुत सारा इन्वेंट्री में सामान पड़ा हुआ है। इतना उन्होंने आउटपुट ले लिया जितना वो बेच नहीं पा रहे, और स्पेसिफिकली पोस्ट जो कोरोना है उसके बाद तो और ज़्यादा उनके पास गुड्स की इन्वेंट्री है जो वो डंप कर सकते हैं मार्केट में, और अपने इंडस्ट्रीज को वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं, जिससे कि उनकी प्राइस बहुत घट जाती है, और उससे वो जो जिस देश में वो डंपिंग कर रहे हैं वहाँ तो फैक्ट्री कोई चल ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में बिस्किट जो कंपनीज खुल रही हैं, जो मान लीजिए आप एक पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये का है, और वो पार्ले जी के बिस्किट्स के बदले में चाइना का कोई बिस्किट आए, वो उनको सब्सिडी देके उसके दाम घटा दे और इंडिया में उसको 2 रुपये में बेचें, तो लोग ऑब्वियसली उनका बिस्किट खाएंगे। और एक पॉइंट आएगा कि जब पार्ले जी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि वो बिस्किट बिकेंगे नहीं, क्योंकि वो महंगा है, और वो 5 से कम उसको कर नहीं सकते, क्योंकि उनको इनपुट इतना ज़्यादा कॉस्ट हाई है, और चाइना अपने इनपुट पे सब्सिडी दे रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब पार्ले जी बंद हो जाएगी, और उसके बाद जो बिस्किट मार्केट है उसके ऊपर चाइनीज़ बिस्किट का कब्जा हो जाएगा, और तब जाके वो उसके प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है, ये डंपिंग की जाती है गुड्स की, अपने मार्केट से निकाल के इंडिया में थोपने की या दूसरे देशों में थोपने की। तो इंडिया ने इसका विरोध किया था। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो इंडिया में थोड़े डिफरेंट है चाइना के मुकाबले, या कई और देश जो जापान है उसके केस में भी भारत को समस्याएं रही थी RCEP में। तो इसलिए इंडिया ने पिछली बार कहा था कि हमें ये चाइनीज़ गुड्स जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं इससे खतरा है, इसलिए हम अभी ये साइन नहीं कर सकते। तो आपके लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि RCEP के मेंबर्स कौन से हैं, यानी 10+5, इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने इससे ऑब्वियसली हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि अगर नेगोशिएशन की जा सकती है, वे भी अगर इंडिया के जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया गया। तो RCEP के मेंबर स्टेट्स ने भी ऐसा बोला है कि हम इंडिया को अपने नेगोशिएशन में शामिल करना चाहेंगे अगर वो इंक्लूड होना चाहें। तो खास बात यह है कि इंडिया हमेशा से इसका मेंबर रहा है, और इंडिया की मोस्टली आसियान के साथ पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और जिन देशों के साथ नहीं भी है उनके साथ बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की। अगला आर्टिकल उमंग इंटरनेशनल के बारे में है। उमंग एप्लीकेशन कई बार न्यूज़ में रहा है और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया है इस एप्लीकेशन को। कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, राज्यों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे? भटकते रह जाएंगे, आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। उमंग एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करके आप सभी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज को एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी इंडिया के लिए काम कर रही थी, लेकिन जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं, NRIs हैं, टूरिस्ट जो इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें कैसे जानकारी मिलेगी? तो अभी 3 साल पूरे हुए हैं उमंग एप्लीकेशन के।
तो इसका एक इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक, कम्युनिकेशन एंड लॉ एंड जस्टिस की तरह लॉन्च किया गया है। अभी जो उमंग इंटरनेशनल होगा ये कुछ देशों में एप्लीकेबल होगा, मतलब कि यूज़ किया जा सकेगा। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नाम रिपीट कर दिया गया है, देन न्यूजीलैंड। यहाँ के जो भी लोग हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, एनआरआईज, इंडियन टूरिस्ट या जो बाहर के लोग हैं, वो इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में प्रॉपर जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ये इंडिया के कल्चर को या इसके संबंध में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उमंग एप्लीकेशन पे वो लोगों तक पहुंचा देगा, और फॉरेन जो टूरिस्ट होंगे वो इंसेंटिवाइज होंगे इंडिया विजिट करने को लेकर। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। गवर्नेंस के फील्ड में काम करता है। यूनिफाइड है मतलब सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ऑल इन वन, सिंगल, यूनिफाइड, सिक्योर, मल्टी चैनल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है और सारी सर्विसेज यहीं मिल जाएंगी। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत काम करता है, उसने इसको डेवलप किया है। पर्पज़ ये है कि जो भी ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आप उसे इसी एप्लीकेशन पे एक्सेस कर लें, और वहाँ पर आप अगर किसी सर्विस के बेनिफिशियरी हैं तो उसके लिए लॉगिन कर सकें, उस सर्विस को अवेल कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ की पार्टनर्स हैं उमंग एप्लीकेशन के, जैसे कि ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में जो भी डिपार्टमेंट काम करते हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। मतलब आप यहाँ पे अपना डीबीटी अवेल कर सकते हैं, ईपीएफओ की जानकारी ले सकते हैं। जो ईएसआईसी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इंश्योरेंस करता है एम्प्लॉयज़ का, वो भी है। कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एसएससी, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस, एम का मतलब यहाँ मोबाइल से है, इसका अवार्ड जो 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी दुबई में, यूएई में, फरवरी 2018 में, वहाँ पे इसे बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस के तौर पे भी चूज किया गया था। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आर्टिकल, इंटीग्रिटी पैक्ट। इंटीग्रिटी पैक्ट एक टूल है करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग में। तो रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अमेंड किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ऑन एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट। ये इंटीग्रिटी पैक्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तरफ से जो पैक्ट निकल के आ रहा है वो, दूसरा बी वो पैक्ट होगा जो जिसपे कंपनी साइन करती हैं। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अमेंडमेंट जो लेकर आए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो इधर साइड का है, ए साइड का है। अब ये पूरी पिक्चर को समझने के लिए हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इंटीग्रिटी पैक्ट होता क्या है। इंटीग्रिटी पैक्ट एक टूल है करप्शन को रोकने के लिए, विजिलेंस टूल है। करप्शन को कहां पे रुकाना है भाई आपको? करप्शन को आप रुकाओगे पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग में, ठीक है। अब ये पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग, देखिए सरकार बहुत सारी चीजें प्रोक्यूर करती है, मिसाइल्स हो गए या किसी भी तरह का ये टेंडर जारी करते हैं ये लोग और प्रोक्यूर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं चीजें, बहुत सारे ठेके देती हैं। उनमें करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक है इंटीग्रिटी पैक्ट टूल। आ रहा है समझने आपको? लेट अस टेक एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। सपोज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड-19 के आने बाद ये हमें कमी तो महसूस हो गई थी कि आईसीयू में वेंटिलेटर्स की बहुत सारी कमी देखने को मिल गई थी कोविड-19 के बाद में, करेक्ट। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या किया है? एक टेंडर जारी किया है। ये टेंडर में इनकी नीड बताई गई है कि हमें बहुत सारे वेंटिलेटर्स खरीदना है, वो प्रोक्यूर करेगी। अब ये मिनिस्ट्री थ्रू अ टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से निकाला गया है ये टेंडर। अब यहाँ पे देखिए 5 कैंडिडेट्स हैं अब ये टेंडर को खरीदने के लिए, लेट अस से ABCDE। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक एफिडेविट देगी। उस एफिडेविट में क्या होगा? लिखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई भी ऑफिशियल रिश्वत नहीं डिमांड करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ये ABCD कैंडिडेट्स को। अगर कोई ऑफिसर कुछ भी डिमांड करे तो उस पर ये कार्रवाई हो सकती है, उसको इतनी सजा मिल सकती है और हम उसको नौकरी से भी निकाल देंगे। ये चीजें सब बताई जाएगी इस एफिडेविट में। इसी प्रकार का एफिडेविट एक बिडर्स की तरफ होता है। एक तो हो गया प्रिंसिपल या कंपनी की तरफ और दूसरा होगा ये वेंडर्स और बिडर के पास। बिडर के को भी एक एफिडेविट देंगे, इसी प्रकार का होगा एफिडेविट। ये बिडर मतलब वो कंपनीज जो भी बोली लगा रही है, इस केस में वो 5 कैंडिडेट्स ABCDE।
जो टेंडर को हासिल करने के लिए बोली लगाएंगे, ये भी एफिडेविट देंगे कि हम इस टेंडर को हासिल करने के लिए कोई भी गिफ्ट या रिश्वत ऑफिसर को नहीं देंगे। और अगर बाद में पता लगता है कि किसी कंपनी ने रिश्वत दी थी टेंडर हासिल करने के लिए और उसने इंटीग्रिटी पैक्ट का उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है, इंटीग्रिटी पैक्ट साइन होने के बाद भी इसने क्या किया है, वायलेट किया है इंटीग्रिटी पैक्ट को, तब क्या होगा, तब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इंटीग्रिटी पैक्ट में दोनों पार्टी ए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑफिसर्स ये टेंडर जारी करेंगे वो होगी, और पार्टी बी कौन होगी, जो कंपनी के बिल्डर्स होंगे, ABCD यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए कॉन्टेक्स्ट की तरफ। मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अमेंड करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट। अब ये इंटीग्रिटी पैक्ट कहाँ के साइड की बात कर रहे हैं, ये पार्टी ए की साइड कर रहे हैं। कहाँ है गया ये, इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज। और तीसरा प्लेयर भी होता है यहाँ पे इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स। आइए इसको समझते हैं। तो इंटीग्रिटी पैक्ट में दोनों पार्टीज इंटीग्रिटी पैक्ट साइन करेगी, करेक्ट। इस पूरे सिनेरियो में एक तीसरा एक्टर भी होता है, उस तीसरे एक्टर का नाम है इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर, IEM। इसमें वो लोग होंगे जो कि रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे, रिटायर्ड सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर्स हो गए जो सेक्रेटरी की पोस्ट पर रिटायर हो गए हैं और उनकी इंटीग्रिटी पास्ट में बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, तो ऐसे लोगों को इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर में डाला जाता है। ये इनका काम ये होता है कि ये देखें कि इंटीग्रिटी पैक्ट का उल्लंघन, वायलेशन ए साइड हो रहा है या बी साइड हो रहा है। अगर इन्हें पता चलता है कि ए साइड हो रहा है तो ये ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे और बी साइड हो रहा है तो ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, ताकि ऐसे लोग देख सकें दोनों जो पार्टी से इंटीग्रिटी पैक्ट का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब जो भी एफिडेविट दिया है टेंडर से पहले, इनमें जो भी बातें लिखी गई है उनका पालन किया जा रहा है दोनों पार्टीज के द्वारा। ये मॉनिटर किया जाता है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर के द्वारा। आ गया समझने आपको। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड पैक्ट में 3 अथॉरिटी होती है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी और प्रिंसिपल और द कंपनी बोल रहे हैं हम इसे, जो टेंडर देती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट। सेकंड, टेंडर देने वाली यानी टेंडर लेने वाली कंपनी यानी वेंडर या फिर बिडर जो टेंडर के लिए बिड करता है। तीसरा, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर, जो ये मॉनिटर करते हैं दोनों पार्टीज जो हैं वो इंटीग्रिटी पैक्ट को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के इंटीग्रिटी पैक्ट से क्या फायदा होगा। फायदे तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी रहती है और सेकंड, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। भाई हाँ, ब्राइब नहीं देनी है, और अगर ब्राइब नहीं दी जाएगी तो कॉस्ट कम आएगा, और कॉस्ट कम आएगा तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा तो बहुत सारी लोग आएंगे खरीदने के लिए। ये एक हो गया। सेकंड, कंपटीशन बढ़ता है कि हाँ पैसों से नहीं चलेगा काम, क्वालिटी के बेसिस पे काम चलेगा। तो ये जो टेंडर में बोली लगाती हैं कंपनीज, ये लोग को मालूम हो जाएगा कि कंपटीशन की नीड है यहाँ पे। तो कंपटीशन जब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे थोड़े एग्जांपल यहाँ पे दिया है एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट के फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इंप्रूवमेंट इन द इमेज जनरल परसेप्शन ऑफ द कंपनी, के कंपनी के बारे में कुछ गलत सलत नहीं सोचा जाएगा, और जो लॉ सूट्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, स्मूथ एंड बना सकते हैं प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को, और लिटिगेशन को अवॉइड कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और इन एडिशन, कॉर्पोरेशन विच यूजेस द इंटीग्रिटी पैक्ट इंप्रूव्स इट्स प्रॉफिटेबिलिटी 8 to 10%। अब जैसा कि मैंने कहा, ये अमेंडमेंट ले कौन आ रहा है, ये आ रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा, इसको सेटअप किया गया था 1964 में। किसके रिकमेंडेशंस के ऊपर? एक कमिटी थी, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, टू एडवाइज एंड गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस। ये रिकमेंडेशन के ऊपर 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो एक हो गया। सेकंड जो मैंने छोड़ा है यहाँ पे, ये रेस्ट्रिक्ट भी करेगी मैक्सिमम टेन्यूर ऑफ इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स IEMs का
मैक्सिमम टेन्यूर जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 3 साल के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, और ये काम यही होगा आईएम का कि किस तरह से पार्टीज को कंपाइल करके देना है, एफिडेविट में क्या लिखा होगा लीगल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ होगा। और ये आईपी को डेवलप किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इन 1990s। बस इतना काफी है समझने के लिए कि इंटीग्रिटी पैक्ट होता क्या है। सीवीसी 2008 में रिकमेंडेशंस देती है अडॉप्शन ऑफ आईपी को टू ऑल द सेक्रेटेरिएट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सीएमडीज ऑफ पीएसयूज एंड पीएसपीज एंड ऑल सीबीओज एंड प्रोवाइडेड बेसिक गाइडलाइंस कि किस तरह से आपको इंप्लीमेंट करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ मेजर प्रोक्योरमेंट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर इंटीग्रिटी पैक्ट। नेक्स्ट, टेलीविजन रेटिंग इन इंडिया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक कमेटी जो रिव्यू करेगी गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। बैकग्राउंड में तो पता ही होगा आपको ये आया कहाँ से। टेलीविजन रेटिंग इज नथिंग बट टीआरपी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता ही है कि रिसेंटली किस तरह से न्यूज़ में आ रहा था, 3 बड़े बड़े चैनल्स ने फेक टीआरपी कमाने की कोशिश की थी, जिसमें से 1-2-3 नाम आपको पता ही होगा, फख्त मराठी, बॉक्स सिनेमा एंड इवन रिपब्लिक टीवी। तो ये लोग के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये लोग फेक टीआरपी गेन करने की कोशिश किए हैं। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मुलेट करती है एक पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसी, किस तरह से ऑपरेट करेगी इंडिया में। 2014 में ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ टेलीविजन रेटिंग थ्रू एन इंडस्ट्री लेड बॉडी लाइक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। अब ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है BARC, इसके नीचे जो काम करता है वो एक हंसा रिसर्च ग्रुप है। ये हंसा रिसर्च ग्रुप क्या करता है, एक तरह का डिवाइस होता है, ये किसी भी तरह का, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, ये एक तरह का बैरोमीटर जैसा होता है, ठीक है। ये डिवाइस का नाम ही क्या है, बैरोमीटर है। ये इसलिए लगाते हैं, किसी किसी घरों पे लगाते हैं ये कि मेजर कर सकें कि कौन सा घर ज़्यादातर कौन सा चैनल देख रहा है। ये लोग के ऊपर, ये 3 जो नाम लिया था मैंने 3 चैनलों के, उनके ऊपर इल्ज़ाम यही था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये मालूम कर लिए, पहले तो किसी भी तरह से मालूम कर लिए कि कहाँ पे, कौन से घर पे, कौन से एरिया में ये बैरोमीटर्स लगाए गए हैं जिससे टीआरपी काउंट होगी। अब ये टीआरपी काउंट होने का फ़ायदा क्या है, देखिए अगर ये टीआरपी काउंट होगी तो ज़्यादातर एड्स एक ही चैनल पे आएंगे, और जब ये एड्स आएंगे, एड से क्या होगी, अर्निंग होगी, फुल कमाई होगी। ये आइडिया था ये लोग का। लेकिन हुआ ये मालूम कैसा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन तो आता ही है, ये इनको मालूम कैसा हुआ कि ये एक्स घर पे लगा हुआ है, वाई घर पे लगा हुआ है या जेड घर पे लगा हुआ है। याद करिए अभी मैंने आपसे कहा कि बार्क के नीचे जो काम करता है हंसा रिसर्च ग्रुप, इसका काम होता है कि इस बैरोमीटर्स को फिक्स करें किसी भी घर के ऊपर, सच दैट हम टीआरपी मेजर कर सकें कि कौन सा घर, कौन सा चैनल ज़्यादा समय तक देख रहा है। करेक्ट। तो हंसा रिसर्च ग्रुप के एक्स एम्प्लॉयज़ ने ये बात को लीक कर दिया था। जिस तरह से बताया गया है, बॉम्बे के जो परमवीर सिंह है, ये पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने ये कहा परमवीर सिंह ने कि ये चैनल्स 3 जिसका नाम लिया था मैं, फख्त मराठी, बॉक्स सिनेमा एंड रिपब्लिक टीवी, इन पे यह आरोप लगता है कि ये टीआरपी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बाय गिविंग ब्राइब्स टू दोज पर्सन्स जहां पे ये बैरोमीटर फिक्स किया हुआ है। सच दैट ये बैरोमीटर में इनकी रीडिंग जो है, इनकी रेटिंग जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। ऑलराइट, अब ये देखिए बार्क क्या है। बार्क एक इंडस्ट्री लेड बॉडी है रिप्रेजेंटेड बाय द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजों को लीड करती है BARC। बार्क इंडिया commenced its operation in 2015 and since then it is the sole provider of the television rating service on a commercial basis। ठीक है, ये बार्क का काम होता है कि किस तरह से किसको रेटिंग देना है। बार्क जो अपना रेटिंग कैलकुलेट करता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स TRP जो कैलकुलेट करता है वो बारोमीटर या बैरोमीटर चूज करके करता है। TRP एक क्राइटेरिया है जो इंडिकेट करेगा कि कौन सा चैनल पॉपुलरली वॉच किया जा रहा है, पॉपुलरली कौन सा प्रोग्राम किसी चैनल का वॉच किया जा रहा है। टेलीविजन रेटिंग प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट द टीवी वॉचिंग हैबिट्स ऑफ व्यूअर्स, कि कौन सा चैनल कौन से एरिया में पर्टिकुलरली वॉच किया जा रहा है।
फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द ऑडियंस। अब ये पकड़े ऐसे गए, अब ये क्या कर रहे थे, ये चैनल्स 500 रुपए 1000 रुपए ब्राइब दे रहे थे ये घरों को जिसके ऊपर बैरोमीटर लगा हुआ है। तो ये अगर ना चाहते हुए भी, देखिए ये सोशल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था इनका, इनको इंग्लिश आती भी नहीं थी और रिपब्लिक टीवी देख रहे हैं सुबह से शाम दोपहर रात तक, क्योंकि इन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो ये आरोप लगाया जाता है परमवीर सिंह का। अब ये केस चल रहा है, देखेंगे क्या होता है। टेलीविजन रेटिंग प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट टीवी वॉचिंग हैबिट्स ऑफ द व्यूअर्स। दिस कुड बी फॉर एन आवर, for a day or even a week. India follows the international standard of 1 minute. बैरोमीटर को इंस्टॉल किया गया है over 45,000 impaneled houses by BARC. The BARC releases weekly TRP results every Thursday, ranking all TV channels and TV programs. अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है टेलीविजन रेटिंग के। ये असिस्ट करेगा एडवर्टाइजर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कि किस तरह से अपना राइट मीडिया सेलेक्ट करें राइट टाइम पर, सच दैट टारगेटेड ऑडियंस को आपका ऐड दिखे। आ गया है समझने आपको। से फॉर एग्जांपल आप किसी भी तरह का ऐड डालना चाह रहे हैं, आप एक्स कंपनी के मालिक हो और एक्स कंपनी एजुकेशन कंपनी है और आप इसका ऐड डालना चाह रहे हैं। आपको पता है कि ओनली आईएएस में जो एडिटोरियल अपलोड होता है वो लगभग 9 से 11 बजे के बीच में होता है। तो आप ये चाह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन चैनल है आपका, ये ऐड ओनली आईएएस के चैनल पे आना है 9 से 11, तो आप बता सकते हो, आपको पता है कि ये ऑडियंस यहाँ पे आती है, तो इस तरह से आप आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। क्लियर? तो ये यही बता रहा है कि ये असिस्ट करेगा किसको, एडवर्टाइजर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को किस तरह से अपने ऑडियंस को टारगेट करें। टेलीविजन रेटिंग क्या है, इन्फ्लुएंस करेगी प्रोग्राम्स को जो प्रोड्यूस किए जाते हैं व्यूअर्स के लिए, कि कौन से प्रोग्राम्स व्यूअर्स को बहुत अच्छे दिखते हैं और किस तरह के कौन से बेसिस पे हमें प्रोग्राम्स को बनाना चाहिए सच दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम मिले, व्यूअर्स मिले। टीवी रेटिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे फंड फ्लो हो सकते हैं टेलीविजन इंडस्ट्रीज में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।